अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल को आज लोकसभा से पास कर दिया गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया और इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित बाकी विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। इस खबर पर डिटेल्स के साथ इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस पर सदन के भीतर क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, जरा वो सुन लीजिए। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या है वो? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी। रवि, लोकसभा में तो ठीक है, विपक्ष की नानुकुर, हंगामा, वॉकआउट, इसके बीच बिल पास हो गया, लेकिन असली टेस्ट राज्यसभा में। बिल्कुल, देखिए असली चुनौती जो है सरकार के लिए इसको राज्यसभा में पास कराना है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत था। आप भी कह रहे हैं, जान भी रहे हैं कि लोकसभा में बहुमत था, इसलिए अपोजिशन ने वॉकआउट भी कर दिया चर्चा के बाद, क्योंकि अपोजिशन को पता था यहाँ बिल पास हो जाएगा। लेकिन जो अपोजिशन यूनिटी खास तौर पे इंडिया बनी है, और इस इंडिया बनने के पहले ये शर्त थी कि इस बिल पर कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, तभी आम आदमी पार्टी उस बैठक में जाएगी। कर्नाटक की बैठक में आपको याद होगा, पटना की बैठक के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने शर्त रखा था। तो ये इंडिया जो गठबंधन बना है उसकी भी परीक्षा है, और एनडीए जो गठबंधन पहले से है उसकी भी परीक्षा है, क्योंकि सरकार ये बिल अगर पास करा के ले जाती है आराम से राज्यसभा में, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव पर भी कोई मतलब नहीं माना जाएगा। और कुल मिलाजुलाकर ये राज्यसभा में जो अंक गणित कहता है, जो आंकड़ों का गणित कहता है, वो अभी तक एनडीए के पक्ष में है। लेकिन जो न्यूट्रल पार्टियां हैं, खासतौर पर बीजेडी है, चाहे बीआरएस है, चाहे फिर वाईएसआर है, या फिर कुछ और जो पार्टियां हैं, उनका क्या रुख रहता है, वो किसके साथ जाती हैं, ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि आमतौर पर वाईएसआर ने कहा है कि वो इस बिल के खिलाफ जाएंगे और इस बिल के समर्थन में जाएंगे, और बाकी जो पार्टी जैसे बीआरएस है वो क्या रुख रखती है, बीजेडी क्या रुख रखती है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। और अब इससे पहले जो सरकार का रुख रहा है, चाहे तो ट्रिपल तलाक आपने बिल देखा था, या कुछ ऐसे बिल जो फंस सकते थे राज्यसभा में, बावजूद उसको सरकार पास कराने में कामयाब रही है। तो सरकार के पास अनुभव है कि कम आंकड़ा होते हुए भी कैसे मैनेज करना है, और कौन वॉकआउट करके बाहर जाएगा, कौन एब्सटेन करेगा, कौन समर्थन करेगा, कौन विरोध करेगा। तो ये अंकगणित दोनों तरफ से चल रहा है। विपक्ष भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए राज्यसभा में, और सत्ता पक्ष की से भी कोशिश किया जा रहा है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि एनडीए जो है, खासतौर पे सरकार जो है, इस बिल को पास कराने में कामयाब रहेगी, क्योंकि अंकगणित में वो बहुत आगे है। सिर्फ 93 सांसद तो राज्यसभा में बीजेपी के हैं। अगर एनडीए की बात करते हैं तो 105 से 110 के आसपास का आंकड़ा उनका जाता है, और 120 के आसपास का आंकड़ा चाहिए इसको पास कराने के लिए। तो विपक्ष पूरी ताकत लगाएगा अपनी ताकत दिखाने के लिए और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। बावजूद इसके सरकार भी इसमें पीछे नहीं हटने वाली, और सरकार और विपक्ष की जो असली लड़ाई है वो राज्यसभा में दिखाई देगी जब ये बिल पेश होगा, और उसके बाद जब वोटिंग होगी तब। बिल्कुल, आपने सही कहा कि राज्यसभा में असली टेस्ट है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। ये आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों की असली परीक्षा है। होमवर्क में, मैनेजमेंट में, चाहे फ्लोर मैनेजमेंट हो या आउट ऑफ फ्लोर मैनेजमेंट हो, उसमें स्वाभाविक रूप से एनडीए अपर एज पे तो है ही, लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या स्थिति है अंदर, डिफरेंसेस हमने देखे हैं, और वो डिफरेंसेस कई बार सतह पे आते हुए भी देखे हैं। तो विपक्ष जिस एकजुटता की आप बात कह रहे हैं कि एकजुट होकर लड़ना होगा, वो पूरी तरह से एक मुश्त होकर क्या लड़ पाएगा विपक्ष?
देखिए, अगर बात करें इस सत्र की, खासतौर पर मानसून सत्र की, तो अभी तक विपक्ष ने ये मैसेज दिया है कि वो एकजुट है। अभी तक की जो बात की जाए, पिछले 10-12 दिन से जो सत्र चल रहा है, जिस तरह से अगर ब्रेक की बात करें तो उसके अलावा, तो अभी तक ये मैसेज क्या है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है, कोई उसमें डिवीजन नहीं है। तो ये डिवीजन नहीं पड़ता है और विपक्ष एकजुट रहता है, तो भले ही संसद में बिल गिर जाए, चाहे पास हो जाए, लेकिन विपक्षी एकता एक मजबूती से निकल के आए, क्योंकि चुनाव तक ये एकता को बनाए रखना है। 2024 तक के लिए यूनिटी है। और अमित शाह देखिए बार बार इसलिए अटैक कर रहे हैं कि सिर्फ बिल तक के लिए एकता है। बिल के बाद आम आदमी पार्टी फिर से इंडिया गठबंधन छोड़ के भाग जाएगी। तो सरकार की तरफ से भी हर तरह के चाल चले जाते हैं। कहा जाता है राजनीति में साम दाम दंड भेद, तो हर तरह की रणनीति अपनाई जा रही है सरकार की तरफ से। अब डिपेंड करता है कि विपक्ष इस सारी रणनीति के बावजूद अपने आप को एकजुट रख पाता है कि नहीं रख पाता है, क्योंकि ये चुनौती सिर्फ बिल तक की नहीं है, अगले चुनाव तक की है। 2024 चुनाव तक के गठबंधन को आगे लेकर जाना है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि आपका। तो असली परीक्षा अब होगी राज्यसभा में, लेकिन जैसा रवि बता रहे हैं कि मैनेजमेंट फ्लोर आउट ऑफ द फ्लोर सारा एनडीए का स्वाभाविक रूप से स्ट्रांग लग रहा है, तो बिल संभवतः एनडीए पास कराने में कामयाब होगा, लेकिन क्या कुछ होगा एग्जैक्टली वो हम सबके सामने होगा। आगे बढ़ते हैं, कवर स्टोरी आज की करते हैं शुरू। देखिए, भारत के लिए गुड न्यूज आई है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत पर आउटलुक बढ़ा दिया है, स्ट्रांग किया है, इसे ओवरवेट कर दिया गया है अपग्रेड करके, जबकि चीन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया पर आउटलुक को घटाया है, डाउनग्रेड किया है। इससे पहले डेट सीलिंग मामले को देखते हुए फिच ने अमेरिका पर आउटलुक घटा दिया था, वहां पर आप फिच की उसे रेटिंग कह सकते हैं, इधर मॉर्गन स्टैनली का आउटलुक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मोटा मोटा आप इस बात को इस तरह से समझिए। मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहे हैं? मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि भारत की लंबी और तेजी की शुरुआत होने वाली है, ये तो शुरुआत भर है। ब्रोकरेज फर्म ने घटते वैल्यूएशन, प्रीमियम और लचीली इकोनॉमी का हवाला देते हुए 31 मार्च को भारत को अंडरवेट से इक्वल वेट में अपग्रेड किया था और अब 4 महीने बाद इसे ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया है। यानी 4 महीने के भीतर ही इंडियन इकोनॉमी की ये दूसरी बड़ी अपग्रेडेशन उछाल है। अब सवाल उठता है कि अपग्रेडेशन की वजह क्या है? क्या कह रहा है मॉर्गन स्टैनली? देखिए, इस अपग्रेडेशन के पीछे देश का सेक्युलर लीडरशिप यानी कि धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व का बड़ा कारण माना जा रहा है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि वो सेक्युलर लीडरशिप के लिए भारत को अधिक महत्व देता है। भारत प्राथमिकता के मामले में नंबर 6 से बढ़कर नंबर 1 पर आया है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ट्रेंड्स एफडीआई और पोर्टफोलियो प्रवाह को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत एक रिफॉर्म और मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा के साथ चल रहा है, जो एक मजबूत कैपेक्स और प्रॉफिट आउटलुक को दर्शाता है। भारत का भविष्य काफी हद तक चीन के अतीत जैसा दिखता है, यानी कि जो चाइना का पास था वो अब इंडिया का प्रेजेंट है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि इस दशक के अंत में चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट भारत के 6.5% की तुलना में करीब 3.9% होगी। आप समझ सकते हैं, चाइना 3.9% की ग्रोथ से रफ्तार से ग्रो करेगा और इंडिया 6.5%। इधर मॉर्गन स्टैनली ने चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड करके इक्वल वेट कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विकास को बढ़ावा देने और देश के प्रमुख निजी क्षेत्र को फिर से जीवित करने के लिए चीन की सरकार ने हाल ही में कई वायदे किए। इसे चीन के एसेट्स को बढ़ावा भी मिला, लेकिन बैंक के एनालिस्ट्स ने एक रिपोर्ट में लिखा कि आसान उपाय बहुत टुकड़े टुकड़ों में होने की संभावना है, जो शेयरों में बढ़त बनाए रखने के लिए काफी हो सकता है। ऐसे में मॉर्गन स्टैनली ने चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और इधर भारत की रेटिंग को बढ़ाया है। अब ये क्या दर्शाता है? आखिर क्यों मॉर्गन स्टैनली लगातार बुलिश रहा है भारत पर? और देखिए, मॉर्गन स्टैनली की बात नहीं है, आज हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, ऐसे असेसमेंट्स, ऐसे प्रोजेक्शंस पर बात करेंगे जो भारत के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर से अगले 5-7 सालों में, आप 2030 तक के दायरे में थोड़ा सा इसको आगे ले जाकर बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भारत का ये जो फ्यूचर समझा जा रहा है, क्या वाकई में ये इतना स्मूथ पाथ होने वाला है,
या फिर इस राह में कई रोड़े भी हैं। अनुराग सिंह इस वक्त बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसिट कैपिटल के, यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला तो वही बुनियादी सवाल जो हर कोई समझना जानना चाह रहा है, इंडिया में ऐसा क्या है, मॉर्गन स्टैनली जैसे हैवीवेट का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और 4 महीने में लगातार इस तरह से अपग्रेडेशन देना, इतना बुलिश क्या है सर इंडिया में ऐसा? दीपक जी, नमस्कार आपको और जो हमें सुन रहे हैं। और एक तो आप वैसे काफी जो अच्छा बात ये है कि आप बैकग्राउंड कवरेज काफी कर देते हैं प्रोग्राम के शुरू में ही, सो एक स्टेज सेट हो जाता है, तो आगे का नजरिया मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला एक ब्रॉड पॉइंट समझते हैं, बट बाकी देन विल मूव टू ऑल द, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया, राइट, नो डाउट। बट ये इकोनॉमी की रेटिंग से ज्यादा मार्केट की आउटलुक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमी की आउटलुक तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से अदरवाइज आती ही है, बट ये क्योंकि एक ब्रोकरेज हाउस से है, तो दे आर सेइंग कि आपको मार्केट में एलोकेशन कैसे करना है। मार्केट इकोनॉमी कई बार अलग भी चलते हैं, कई बार लॉन्ग टर्म में साथ में चलते हैं, बट कई बार दिस इज ऑन द मार्केट्स। एंड सेकंड इज बिकॉज इट इज फ्रॉम अ ब्रोकरेज हाउस, सो ये अपॉर्चुनिस्टिक भी होती है, that they want to divert fund flows. अब दीपक, इसके पॉजिटिव्स टोटली इन्होंने जो कहे हैं वो बिल्कुल जायज है, और वो आपका सवाल अच्छा है कि इंडिया में ऐसा क्या है। तो अब देखिए, कई बार हम काफी बार पेसिमिस्टिक व्यू ले लेते हैं दीपक, बट वो होता है कि वी कंपेयर इंडिया टू यूएस, चाइना एंड ऑल दिस, बट वो अनफेयर कंपैरिजन होता है। अगर हम अपने पीयर क्लब में कंपेयर करें इंडिया को, तो इंडिया इज डूइंग फार बेटर देन एनी ऑफ देम। आप पीयर ग्रुप में देख लीजिए, ब्राजील हो गया, साउथ कोरिया हो गया, मेक्सिको हो गया, ये सब इमर्जिंग मार्केट्स हैं, रशिया है, इनकी हालत बहुत खराब है। ब्राजील में देखिए इंटरेस्ट रेट्स करीब 13.5% है, उन्होंने उनके सेंट्रल बैंक ने अभी ड्रॉप किया है, तो इमेजिन उनका इन्फ्लेशन 18 से 20% के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल दीपक, इंडिया हैज अ वेरी stable government, stable macroeconomic policies and a very robust growth track. तो मॉर्गन स्टैनली भी यही कह रहा है, which is not a news to anyone, which is that in a time जब पूरा दुनिया ग्रोथ से स्ट्रगल कर रही है, इंडिया इज अ शाइनिंग बीकन ऑफ होप। हमारी इकोनॉमी, अब कोई डिबेट करता है कि 6.5 होगी कि 6 होगी, वो डिफरेंट बात है, लेकिन एवरीबडी नोज एंड एक्नॉलेजेस कि 5.5 से 6.5 के बीच में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, जबकि ग्लोबल बैकड्रॉप इतना कमजोर है। तो इस लिहाज से ये दोनों ही तरफ इट इज अ गुड न्यूज एंड इट इज अ गुड रैटिफिकेशन दैट इंडिया की जो दिशा और दशा है, दोनों बेहतर है दीपक। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक आपने बहुत अच्छी बात कही जो हमारे दर्शकों को भी समझना होगा कि ये मार्केट के लिए जो बुलिशनेस दिखाई है, ये थोड़ा सा मार्केट ओरिएंटेड ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा सा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा बात करेंगे, उस पर भी कई चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, आईएमएफ ने भी अपना जो जीडीपी ग्रोथ के जो प्रेडिक्शंस थे उसको रेस किया FY24 के लिए। पहले था 4.9, फिर उसको 6.1 कर दिया। इसके अलावा इन्फ्लेशन को भी उन्होंने ठीक ठाक किया, 4.9 के आसपास। ये 24 की मैं बात बता रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई है इस बीच में, वो पर कैपिटा इनकम के जंप के प्रेडिक्शंस को लेकर आई है। ये रिपोर्ट अभी 1-2 दिन पहले ही आई है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से आई है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये अनुराग जी, ये कितना, अभी हम जाएंगे थोड़ा सा कि वो मार्केट पे क्यों बुलिश हैं, क्यों कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करिए आप इंडिया में, चाइना का पास्ट अब इंडिया का फ्यूचर होने वाला है या प्रेजेंट होने वाला है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन ये जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार, जो कह रही हैं कि पर कैपिटा इनकम भी 70% हो जाएगी 2030 में और हम हाई मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में चले जाएंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा और इस स्टोरी में वो कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगी? तो दीपक, एक तो देखिए, ये जो तमाम जो थम्स अप इंडियन इकोनॉमी को आ रहे हैं, वो इसीलिए है कि इस समय आईएमएफ की फोरकास्ट के हिसाब से जो ग्लोबल ग्रोथ है इस डेकेड में, वो करीब 2% से नीचे होगा, जो कि बहुत कम है दीपक। पिछले डेकेड में करीब 3% निकला था, लेकिन उसमें आईएमएफ का कहना था, और वी सॉ
कि चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बिकॉज साइज ऑफ द इकोनॉमी होता है इस समय। अगर ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल एंटायर वर्ल्ड को देखें, तकरीबन 90 से 100 ट्रिलियन है द एंटायर वर्ल्ड, और उसमें यूएस इज अबाउट 25 ट्रिलियन, अनदर यूरोपियन यूनियन इज अबाउट 20 to 25 ट्रिलियन, और चाइना करीब गुड 15 to 16 ट्रिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि एट दैट साइज वो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा दिखता है। इवन इफ चाइना ग्रोज एट 4%, वो ग्लोबल ग्रोथ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखता है, बिकॉज यूरोजोन तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ग्रोथ होगा, और यूएस की ग्रोथ अभी 2% चल रही है, बट पीपल आर सेइंग दैट इट माइट ड्रॉप। तो ऐसे में इंडियन इकोनॉमी का साइज जो है 3 ट्रिलियन है, 3.5 ट्रिलियन है, एस्टिमेट्स चेंज होते हैं, बट क्योंकि डॉलर की वैल्यू भी चेंज होती है। लेकिन जो पोटेंशियल है दीपक, जिसको बोलते हैं कि एक आपके अच्छा, इस पर कैपिटा इनकम की आपने बात की। पर कैपिटा मतलब वो उस जरूरी है उस लेवल पे देखना, क्योंकि कई बार हम ये भी आगे बढ़ चलते हैं ये कहते हुए, देखिए हमने यूके को क्रॉस कर दिया। पर कैपिटा इनकम वहां की $50,000 पर पर्सन है, विच मीन्स एक इंडिविजुअल करीब इतने पैसे कमाता है साल में। इंडिया में वो अभी 2 से 2,500 के बीच में है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोजेक्शन है कि ये जैसे ही 2000, और ये मॉर्गन स्टैनली का लगातार मानना रहा है कि जब $2,000 पर कैपिटा को एक कंट्री क्रॉस करता है, तो वो बड़ा जल्दी स्पाइरल होता है इनटू अ वर्चुअस साइकिल, और वो फिर उसके बाद बड़ा तेजी से बढ़ता है। सेकंड, उसके फंडामेंटल्स दीपक सारे इन प्लेस हैं। यू नीड अ स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट का डेफिसिट कंट्रोल में रहे, और पॉलिसीज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव। तो ये सब नजरिया दीपक, अगर हम इन सब पिक्चर्स को मिलाते हैं तो एंड रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं दीपक कि चाइना में लोग पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया में आपको पता ही है क्या हुआ, और ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट लाइक पास्ट स्टोरीज जैसा दिखता है, क्योंकि उनके जीडीपीज में नेगेटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। तो आई थिंक इन दैट सेंस इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट दीपक। हमें सिर्फ पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, देखिए 6 कम है, 8% क्यों नहीं है, बट ग्लोबल बैकड्रॉप देखिए दीपक कितना नेगेटिव है, उस पर 6%, 6.5% इज अ वेरी गुड नंबर दीपक। एब्सोल्युटली। लेकिन आपने सही कहा कि एक तरफ जहां हमें देखना है कि सारे के सारे थम्स अप ही हमें आ रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, इसमें जो पोटेंशियल बताया गया है कंपेयर करके चाइना में अभी हाउस होल्ड जो डेट है जीडीपी पर जीडीपी के हिसाब से वो कितना है, उसमें कितना पोटेंशियल है अभी। इंडिया में शायद 19 के आसपास है, चाइना में ऑलरेडी 43 है। ये उठ के जब जाएगा तो कितना ज़्यादा लोगों के पास स्वाभाविक रूप से खर्च करने की कैपेबिलिटीज़ भी आएंगी, और वो फ्लो होगा पूरे मार्केट में, और उस तरह से जब हमारा क्वांटम बढ़ेगा जीडीपी का, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जीडीपी अच्छे नंबर्स में दिखेगी। लेकिन ये सारे थम्स अप एक तरफ, और हमारी जो रियल परिस्थितियां हैं घर में वो एक तरफ। वो इसलिए थोड़ी कभी कभी प्रश्न चिन्ह लग जाता है अनुराग जी उनमें, कि हम देखते हैं कि हमारे साथ ही सेम तरह की सिचुएशन, चाइना +1 की सिचुएशन वियतनाम के सामने, बांग्लादेश के सामने, दुनिया के और देशों के सामने, मेक्सिको के सामने, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको भुना लिया। वियतनाम जैसा देश हमसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर ले रहा है, हम उतना कर नहीं पाए। ये कौन सी हर्डल्स हैं जो हमें इन चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए वो करती हैं, मजबूर करती हैं अनुराग जी? जी। तो अच्छा दीपक, बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट दिया। आई थिंक व्हाइल वी से ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका आर नॉट ग्रोइंग, वी शुड एक्नॉलेज अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ये सभी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, विच मींस इनका पर कैपिटा जीडीपी 10,000 की रेंज में है, 10 से 12,000 की रेंज में, राइट, और 9 से 10-12,000 की रेंज में है। तो विच मींस दैट उनका एवरेज पर्सन इंडिया के एवरेज पर्सन से 4 गुना रिच है। तो विच इज अ बिग डिफरेंस, राइट। सो हम अगर 4 गुना ग्रो करेंगे, विच मींस इफ वी बिकम 12 ट्रिलियन इकोनॉमी, तब हमारा एवरेज पर्सन उतना रिच होगा। सो फर्स्ट आई थिंक वी हैव टू गिव इट टू सो ये आपका एक फेयर पॉइंट है, आई थिंक, जो लोगों को माइंड में रखना चाहिए। हाउस होल्ड डेट की बात की आपने, यस ऑफ कोर्स ये हमारा नंबर बिलो 20% है, और दीपक आज की इकोनॉमी जो है वो डेट पे ही चलती है और क्रेडिट पे चलती है, चाहे गवर्नमेंट्स हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, और चाहे इंडिविजुअल्स हो। और इन अ वे डेट क्या होता है कि बड़ा यूजफुल टूल है, बिकॉज वो आपको फ्यूचर से बोरो करने की परमिशन देता है टुडे,
एंड आप उस पैसे का आप यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके होम लोन्स बढ़ते हैं, लोग होम ओनरशिप आती है, लोग स्पेंडिंग करते हैं और इकोनॉमी में फिर वो स्पाइरल होता है, बिकॉज अल्टीमेटली आप पैसा इकोनॉमी में खर्च करेंगे तो बाकियों को भी फायदा होगा। आपके बिल्कुल। लिए वो स्पेंडिंग है, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो एक इनकम है। तो आई थिंक वहां पर स्कोप बहुत है, और वहां पर कुछ हद तक फिर वो चीजें आ जाती हैं कि हमारे कुछ लेवर्स इन प्लेस हैं क्या, कि कॉर्पोरेट्स 20% से ऊपर जो लेंडिंग है वो कर पाए। उसके लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर दीपक ज्यादा चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि आपकी स्टैंडर्ड कंपनीज होती हैं, पे स्लिप होती हैं, अर्निंग प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, तो आप लोगों को ज्यादा लोन दे सकते हैं। इंडिया का ऑर्गेनाइज, अगर आप बोले ऑर्गेनाइज जॉब्स, तो तकरीबन देखिए नंबर्स, हैरानी की बात नहीं कि अबाउट 20% जॉब्स आर ऑर्गेनाइज्ड, 80% आर अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड जॉब्स में क्या होता है, इनकम वायबिलिटी नहीं दिखती है, तो आप लोन नहीं दे पाते। तो वहां पर एक वो ऑब्स्टेकल दीपक थोड़ा फंसा हुआ है, विच मीन्स दैट वी हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कि अर्बनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड जॉब्स और तमाम तरह के कॉर्पोरेटाइजेशन अच्छी बात है। ये नेगेटिव खबर नहीं होती है, ये पॉजिटिव होती है। कुछ तबकों में इनको नेगेटिव खबर समझा जाता है, देखिए इससे तो कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे एंड ऑल दिस, राइट। सेकंड, China+1, और आपने उनकी बात की। देखिए दीपक, China+1 को मैं हमेशा China+7 कह रहा हूं आजकल। क्यों कह रहा हूं दीपक? बिकॉज जैसे, और यहां पर तमाम यूएस में हम इन्वेस्टर से बात करते हैं और कंपनी से भी बात करते हैं, उनका नजरिया ये रहता है कि देखिए पिछले 20 साल में हमने सारे जो अपने रिस्क्स हैं वो चाइना की बास्केट में डाल दिए, जिसको बोलते हैं सारे एग्स, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और उम्मीद ये थी कि चाइना डेमोक्रेटिकली इवॉल्व हो जाएगा और बन जाएगा। लेकिन अब हम दोबारा वो सिंगल बास्केट में नहीं डालना चाहते। तो दो गलतियां हुई, एक तो चाइना पे रिलाई किया, सेकंड एक कंट्री पे रिलाई किया। तो वो बोलते हैं अब हम रिस्क को स्प्रेड आउट करेंगे। तो इट इज ऑलवेज नॉट China+1, इट इज China+5 और 6। अब उसमें वियतनाम भी आएगा, ताइवान भी आएगा, उसमें साउथ कोरिया भी आएगा, उसमें सिंगापुर भी आएगा, उसमें जापान भी आएगा। सेमीकंडक्टर इज गोइंग टू जापान इन अ बिग वे। तो आई थिंक उस लेंस से समझना होगा दीपक कि इंडिया विल गेट सम शेयर, बट इंडिया विल नॉट कि चाइना से मूव होके सब इंडिया में आ रहा है, क्योंकि वो भी एक मिस्टेक होगी ना दीपक। और तीसरा एक रिस्क है जो मॉर्गन स्टैनली ने कॉल किया, विच इज दैट दीपक, वी आर अ डेमोक्रेसी। एक गवर्नमेंट चेंज होते ही पूरी डायरेक्शन चेंज हो सकती है दीपक। अभी आपने इंडिया, हमने बात की, एक हम एक इंडिया की बात करें, एक इंडिया वो है जो पॉलिटिकल इंडिया की बात कर रहे हैं आप। खुदा ना खास्ता अगर वो सरकार आ गई तो वो उनका पहला काम होगा कि वो सारी करंट पॉलिसीज को रिवर्स करेंगे। नॉट बिकॉज मे बी उनको विश्वास है उस तरह के सोशलिज्म में, लेकिन वो फिर एकदम रिवर्स प्ले करेगा दीपक। सो वो रिस्क हमेशा बना रहता है दीपक। तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन सही बात है, कोई भी पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट आए, किसी भी आइडियोलॉजी या बैकग्राउंड का आए, उस वक्त जो त्वरित फैसले लेते हैं और किस प्रोजेक्शंस के साथ लिए जाते हैं वो भी काफ़ी हद तक करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होने के नाते भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के प्रेडिक्शंस कर रही है। सरकार भविष्य में किसकी आए किसकी नहीं ये जनता तय करेगी, लेकिन दुनिया का विश्वास है इंडियाज ग्रोइंग बिजनेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल्स तो अभी हैं ही, हमने अभी उनको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। जो रेगुलेटरी स्ट्रेंथ्स है हमारी, उन पे भी हमारा लगातार काम चल रहा है। लेकिन एक आखिरी में जाते जाते एक जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, China+5 या China+7 की जो आपने बात करी है, यही शायद हमको रखना होगा। ये अप्रोच, ये हमें ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन देगी। China+1 में अगर हम कामयाबी और नाकामयाबियों को तोलने लग जाएंगे तो शायद पैनिक भी हो जाए, उसमें गलत फैसले भी ले लें। सही अप्रोच यही होगी कि China+5, China+7 हम ये देखें कि हमें मैक्सिमम फायदा किस तरह से हो रहा है, हम मैक्सिमम किन सेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। करेक्ट, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। सो दीपक, देखिए China+5, China+7 इज ये तो जिसको आउटसोर्स करना है उसकी अप्रोच है। इंडिया की अप्रोच दीपक, हमें ये देखना है कि हमारा स्ट्रेंथ्स कहां पर हैं। और अब देखिए हम 70-75 ईयर ओल्ड इकोनॉमी हो चुके हैं। अब तक ये जाहिर हो जाता है कि इंडिया की स्ट्रेंथ कहां पर है और इंडिया के वीकनेसेस कहां पर है। अब एक समय होता है कि हम वीकनेसेस को सुधारने में लग जाए तो बहुत समय व्यर्थ होगा। और वीकनेसेस किस कंट्री में नहीं होती दीपक, हर कंट्री में होती हैं, अपना एक डायमेंशंस होते हैं। पॉजिटिव नजरिया ये होगा दीपक कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करें। और आई थिंक कुछ हद तक जो हमारे पार्टनर्स बन रहे हैं, अभी देखिए एप्पल ने भी जो एक नजरिया लिया इंडिया के बारे में,
वो भी हमारी स्ट्रेंथ्स को देख के लिया। दीपक, हमारी स्ट्रेंथ है एजुकेटेड यूथ जो कि तत्पर है प्रोग्रेस करने के लिए, जो जॉब्स मांग रही है और जो पूरी केपेबल है, स्किल्स डेवलप कर रही है अपनी, और इंग्लिश स्पीकिंग है दीपक। सारी जो भी एक अपवर्डली मोबाइल जो एक क्लास बन रही है, उनके पास में अपॉर्चुनिटीज उनको चाहिए, वो हमारी स्ट्रेंथ है। और वो स्ट्रेंथ दीपक सर्विसेज में प्ले होती है। तो हमारे और आईटी सर्विसेज देखिए कहां से कहां पहुंच गया 15-20 साल में एक एज एन इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट का भी फोकस, आई अंडरस्टैंड हमें इग्नोर नहीं करना मैन्युफैक्चरिंग को, लेकिन अगर हम ये सर्विसेज पे फोकस रखें तो हम इसको बहुत बड़ी इंडस्ट्री दीपक बना सकते हैं, जिसमें तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, वर्सेस अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में लगाएं, जिसमें जो कि एक 15-20 साल की स्टोरी बन जाती है दीपक। और वो ये आपका आंसर है कि अगर टुडे इफ समबडी हैज टू रीलोकेट मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया थोड़ा कम प्रिपेयर्ड दिखता है कंपेयर टू इफ समबडी हैज टू रीलोकेट सर्विसेज। इंडिया इज मोर देन रेडी। तो वहां पर दीपक इसको अंत करते हैं कि दिस इज या और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमारी पहले भी जो बातचीत हुई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग का माहौल जो जिस वक्त 60-70 के दशक में था, वो जो ट्रेन थी जिसमें पूरी दुनिया चढ़ रही थी, वो ट्रेन जब हमने मिस करी, अब आज हम उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो शायद क्या हम सही हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी सपना तो नहीं देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे शायद उतना पॉसिबल ना हो वो शेप अप हो पाए। थोड़ा सा उसमें समय इसीलिए लग रहा है। मौजूदा सरकार के बारे में यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा अति महत्वाकांक्षी रिफॉर्म्स भी हैं। मैन्युफैक्चरिंग जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें एक सेक्टर है। बहरहाल दिशा हमारी सही है, हर्डल्स काफ़ी हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट्स रहा है इस देश को बनाने में, हर तरह के लोगों का, हर तरह के वर्कफोर्स का, हर तरह की आइडियोलॉजीज़ का और हर तरह की सरकारों का, उसी की परिणति है कि आज हम यहाँ पर हैं। ये ग्रोथ स्टोरी आगे भी रहे। जितना विश्वास पूरी दुनिया भारत पर कर रही है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल ये होगा कि उतना ही विश्वास या उससे ज़्यादा विश्वास हम अपने पर रखें। अगर हमने अपनी पोटेंशियल पर, हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ पर थोड़ा सा भी शक किया, तो शायद फिर वो जो दुनिया हम पे विश्वास दिखा रही है ना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। स्किल जिसकी बात की पिछली बार भी बात हुई थी अनुराग से, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिस पर अनुराग से हमारी लगातार चर्चा होती है। स्किल आपको करना होगा, आपके पास पोटेंशियल है, वर्कफोर्स है, उसको स्किल कीजिए। और ये एक विश्वास दिखाने वाली बात होगी कि अपने देश की जनता पे विश्वास दिखाइए, उन पे स्किल अप कीजिए उनको, आप देखिए फिर रफ्तार कहाँ से कहाँ जाती है। बहरहाल हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, घर जैसा लगता है, अपनापन लगता है आपसे बातचीत करते हुए, और शायद यही वजह है कि हमारी जो बातचीत है दर्शकों को पसंद आती है। थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने अनुराग। और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी में हम बात कर रहे हैं कैसे फ्रॉड की, जो पल भर में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपका खाता खाली कर सकता है। आपने अब तक कई फ्रॉड देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन इन दिनों इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पर ठगी का नया खेल शुरू हो गया है। लोगों के फोन पर एक मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है। रिटर्न की रकम पाने के लिए आपको मैसेज पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन के बाद आपको आपके पैसे आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन इस लिंक पर क्लिक करते ही लोग फ्रॉड के शिकार भी हो रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये फ्रॉड हो कैसे रहा है। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है 31 जुलाई, और सरकार को आईटी रिटर्न में असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अब जबरदस्त रिस्पांस भी मिला है। इस बार 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न्स की फाइलिंग हुई है। अब बारी है रिफंड्स की, यानी कि अब लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बस इसी रिफंड के नाम पर साइबर अपराधी फायदा उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे फ्रॉड लंबे समय से हो रहे हैं। बस फ्रॉड करने के लिए ऐसे फ्रॉडस्टर्स को बस मौका चाहिए होता है। इससे पहले केवाईसी के नाम पर फ्रॉड हो रहे थे, बिजली के बिल के नाम पर फ्रॉड हो रहे थे, अब इनकम टैक्स रिफंड या इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पर जालसाज लोगों को चूना लगा रहे हैं। जालसाज हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाएं। स्कैमर्स आपको एक मैसेज लिखते हैं और लिंक में उसी मैसेज से जुड़ी डिटेल्स भरनी होती है। यूजर्स को लगता है कि वो असली वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, लेकिन ये सारा डेटा स्कैमर्स तक पहुंच रहा होता है। और इंटरनेट की दुनिया में सेफ रहने का बेसिक नियम क्या है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। आप जितना सावधान रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। स्कैमर्स आपको अपने जाल में फंसाने के लिए कन्विंसिंग मैसेजेस लिखते हैं या मेल लिखेंगे।
इस तरह के एसएमएस आपके पास आएंगे। फेक वेबसाइट या फिर मालवेयर जो है वो यूजर्स की सेंसिटिव जानकारी चुरा लेते हैं। इसमें यूजर्स के बैंकिंग क्रेडेंशियल्स या क्रेडिट कार्ड नंबर, दूसरी तरह की डिटेल्स शामिल होती हैं। अटैकर्स इन जानकारी की बदौलत यूजर्स के बैंक अकाउंट्स को खाली कर लेते हैं। सरकार और साइबर पुलिस ने टैक्स रिटर्न के नाम पर हो रही साइबर ठगी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए तो जो आपको लगे कि ये शक के दायरे में है, तो आप इसकी शिकायत साइबर सेल या पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जो बेसिक तरीके हैं वो हम लगातार आपको बताते रहे, लेकिन ये जो वाला है इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पर जो फ्रॉड है, इसमें आपको बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपका रिफंड आ रहा होगा तो वो आ जाएगा। जो वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो चुकी है। आपने खुद से आईटीआर दाखिल किया होगा या आप सीए के थ्रू किया होगा, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। अब रिफंड आपके खाते में आ जाएगा और उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए किसी भी इस तरह के अनवांटेड या कहीं पर भी आपको लगे कि कुछ अलग तरीके का, नया तरीके का आपको एक मैसेज आ रहा है जो आईटीआर फाइलिंग से जुड़ा हुआ हो, तो उसको ज़रा क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें, उसका ड्यू डिलिजेंस ज़रूर दे दें। किसी भी इस तरह के क्लिक पर, बिल्कुल भी लिंक पर क्लिक आपको नहीं करना है। थोड़ा सा और समझते हैं इस मुद्दे को। मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्वांटम क्या है इस तरह के फ्रॉड्स का? क्योंकि इस बार ये भी पता चला था कि बढ़ चढ़कर लोगों ने आईटीआर भरे और करीबन 60 लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार अपना आईटीआर भरा है। तो स्वाभाविक रूप से उनका अगर रिटर्न आना होगा, अगर उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको नहीं मालूम है कि लिंक आएगा या किस तरह से उनके पास रिटर्न आएगा। वो इस तरह के ट्रैप में आसानी से फंस जाते हैं। क्या कोई दायरा है कि कितने लोग या कितने लोग इस पूरे फ्रॉड की जद में हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि आईटीआर को जो है जनता का बहुत बड़ा रिस्पांस देखने को मिला है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों को जो है बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि करीब 6 करोड़ से अधिक लोगों ने जो है आईटीआर भरे हैं, जिसमें से 50 लाख से ज़्यादा जो हैं नए जो है उन्होंने फाइल किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए ये फ्रॉडस्टर्स की या स्कैमर्स की, तो ये तब एक्टिव हो जाते हैं जब किसी भी तरह का जो है ट्रांजैक्शन कहीं बीच में आता है या एक किसी भी तरह के रिफंड या जहां पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए, जहां पर पैसों का लेन देन हो रहा है, तब जाके ये फ्रॉडस्टर जो है एक्टिव हो जाते हैं। और जो भी तरीका होता है किसी भी तरीके तक ये जाते हैं ताकि जो मासूम लोग हैं उनसे जो है उनकी गाड़ी कमाई जो है, उनकी खून पसीने की कमाई जो है वो उनसे छीन सके। इसके अलावा अगर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्रॉड का ये जो तरीका है ये काफ़ी पुराना है। समय समय से जो है ये उसमें बदलाव करते हैं कि कभी कभी ये लोगों को जो है बिजली के बिल के नाम से, कभी कभी केवाईसी के नाम से, और अब जो मौजूदा समय में जो आप उभर कर आ रहा है वो आईटीआर रिटर्न के नाम पर है। बिल्कुल। अच्छा सौरभ, पुलिस का क्या कहना है इसमें? अक्सर क्या होता है इस तरह के मामलों में, पुलिस हो या एजेंसीज हो, वो कह देती है साहब कि जो ग्राहक है वही जागरूक रहे। तो पुलिस की तरफ से क्या हम कोई उम्मीद करें कि वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ कदम उठाएं, कुछ इस तरह के स्पेशलाइज्ड जो इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, ख़ास तौर से इनकम टैक्स रिफंड को लेकर, क्या कोई इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं या जनता को ही ज़्यादा जागरूक रहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम हमेशा जो है जनता के हित में आवाज़ उठाते रहे हैं, उसी को देखते हुए जो है सरकार भी अब सतर्क हो गई है और सरकार ने भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह से अगर आपको आईटी रिटर्न के नाम पर अगर मैसेज आते हैं या एसएमएस आते हैं तो कृपया करके उसके ऊपर क्लिक ना करें, क्योंकि क्लिक करते ही हो सकता है कि आपके खाते खाली हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप क्लिक करते हैं तो आप जो है अपना डिटेल्स जो है सीधी तौर पे उनके साथ साझा करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, क्योंकि जो डिटेल्स है वो आप खुद देते हैं। इसीलिए जो है पुलिस का कहना है कि कभी भी अगर आपको इस प्रकार का एसएमएस आता है तो उसे डबल क्रॉस ज़रूर करें, ताकि वो आपको पता चले कि ये फेक है या जेन्यून है। अगर किसी भी तरह का सस्पिशियस लिंक भी अगर आपको आता है, अगर आपको उसके ऊपर संशय है, तो जाहिर सी बात है आप अपने नज़दीक के साइबर सेल में या अपने आईटी पोर्टल के ऊपर भी जाकर इसका अपडेट कर सकते हैं, ताकि आप अगर जो है इसके शिकार होने से बच गए हैं, और भी जो लोग हैं जो अपने रिटर्न की आस में रुके हुए हैं वो इसका शिकार ना हो पाए।
बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सतर्क रहिए, इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर आपके साथ हो सकता है बड़ा फ्रॉड, इसलिए कोई भी एसएमएस आए उसकी पड़ताल जरूर करें, शक की नजर से देखें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। ये थी आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। बिल के प्रावधानों के तहत कोई प्लेटफॉर्म या कंपनी अगर किसी यूजर का पर्सनल डेटा मांगती है तो उसे डेटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्यों अहम है, इससे यूजर्स को जो निजता उनकी जो है प्राइवेसी बनाए रखने में कितनी मदद मिलेगी, कितने एम्पावर होंगे, वो देखिए इस रिपोर्ट में। पर्सनल डाटा का ग्लोबल बाजार है। कंपनियां अपने कारोबारी हितों के लिए गैर कानूनी तरीके से इन डाटा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सरकार ने अब इस पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर बिल तैयार है, बस इसे कानून की शक्ल लेना बाकी है। बिल के कानून बनते ही देश में राइट टू प्राइवेसी की नींव और मजबूत हो जाएगी। दरअसल डाटा प्रोटेक्शन बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिससे यूजर्स की निजी जानकारी और डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखा जा सकेगा। गूगल से लेकर फेसबुक और ट्विटर तक जो कंपनियां और प्लेटफॉर्म्स यूजर्स का डाटा कलेक्ट करती हैं, ये बिल अब इस डाटा कलेक्शन को पूरी तरह से पारदर्शी बनाएगा ताकि किसी यूजर की निजता में सेंध न लगाई जा सके। बिल के प्रावधानों के तहत सभी प्लेटफॉर्म्स को यूजर के पर्सनल डाटा की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा। आप किसी वेबसाइट या ऐप पर अपनी डिटेल दर्ज करते हैं तो वो डाटा उस वेबसाइट या ऐप के पास चला जाता है। इसमें नाम से लेकर एड्रेस और फोन नंबर समेत कई जानकारियां शामिल होती हैं। सिर्फ यही नहीं, बैंक डिटेल समेत सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी भी कंपनियों के पास होती है, जिनका इस्तेमाल गलत तरीके से होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन डाटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनते ही कोई संस्था या कंपनी बगैर इजाजत इन डाटा का इस्तेमाल अपने हित के लिए नहीं कर सकेगी। यही नहीं, इस बिल के आने के बाद अगर कोई संस्था यूजर का डाटा स्टोर करना चाहती है तो उसके लिए उसे अनुमति लेनी होगी। यहाँ तक कि बायोमेट्रिक डाटा के स्टोर करने और इसके इस्तेमाल को लेकर भी कंपनियों को कर्मचारी की सहमति लेनी होगी। यानी आपका डाटा जहाँ कहीं भी होगा सुरक्षित होगा। अकाउंट डिलीट करने पर कंपनी को डाटा हटाना होगा। इस कानून से डाटा लीक होने जैसे मामलों में भी कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। अगर कोई कंपनी डाटा का गलत इस्तेमाल करती है तो बिल में ऐसे मामलों में 250 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। खासकर डाटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए सरकार उन विदेशी कंपनियों को भी दायरे में ले आई है जिनका कारोबार तो भारत में है लेकिन हेड ऑफिस विदेश में है। ऐसे में इस बिल में सरकार ने प्रावधान किया है कि वो बगैर इजाजत कोई भी डाटा विदेश नहीं भेज सकते। इससे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसी तमाम सोशल मीडिया कंपनियों पर डाटा संबंधी कोताही बरतने पर अंकुश लग सकेगा। साथ ही विदेशी कंपनियों की ओर से भारत में जुटाए गए डाटा को लेकर किसी तरह के वाद विवाद से जुड़े मामलों में देश का कानून लागू होगा। बिल में डाटा संबंधी सुरक्षा संबंधी निगरानी के लिए देश में एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का भी प्रावधान किया गया है। यानी अब आपके डाटा का आपकी मर्जी के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में जोरदार एक्शन देखने को मिला। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स करीब 542 अंक टूटकर 65,241 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक फिसलकर 19,382 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 482 अंक लुढ़ककर 44,513 के लेवल पर क्लोज हुआ। मार्केट में आज किस तरह का एक्शन था, बताएंगे कुशल गुप्ता। तो ग्लोबल बाजारों में गिरावट के साथ साथ एफआईएस की जो लगातार बिकवाली हो रही है पिछले कुछ दिनों से, उस वजह से यहाँ पर लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि भारतीय बाजारों पर आपको दबाव देखने को मिल रहा था, जहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे जो इंडाइसेज हैं 0.7% से लेकर करीबन 1% तक लुढ़कते हुए भी नजर आ रहे थे। गिरने वाले शेयरों में यूपीएल, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी में, लेकिन चढ़ने वाले कुछ एक शेयर भी थे जहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक शामिल रहे। 1.5 से 2% तक की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही थी।
स्टॉक्स इन फोकस के लिहाज से IRFC आप देखिए 14% तक की दमदार तेजी आज के सत्र में भी बनती हुई नजर आ रही थी। साथ ही डिक्सन टेक 7.5% के अच्छे खासे गेन से DGFT नोटिफिकेशन आने के बाद लगातार ये काउंटर तेजी दिखाता हुआ भी नजर आ रहा था। वेदांता यहाँ पर 7% तक की गिरावट थी। नतीजों के बाद कंसाई नेरोलैक में भी आज आपको बिकवाली का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था। टॉप गेनर्स के लिहाज से KSB लिमिटेड दमदार नतीजे आते हुए दिखे थे, 17% तक की तेजी यहाँ पर बनी। IB हाउसिंग पर भी डबल डिजिट गेन्स आज आते हुए नजर आ रहे थे। IDBI बैंक और लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स पर भी तेजी का रुझान बना। पर गिरावट कहाँ थी? गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर करीबन 5.5% का फॉल था। साथ ही जिस तरह से GST काउंसिल का क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आया उसके बाद डेल्टा कॉप पे 4.5%, इनफैक्ट इंट्राडे में तो 6-6.5% तक भी ये काउंटर लुढ़कता हुआ नजर आया। इंटरग्लोब एविएशन नतीजों के बाद 4.5% लुढ़का और APL अपोलो पर भी आज आपको दबाव देखने को मिल रहे थे। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर उतार चढ़ाव का मूड माहौल आज के सत्र में भी बनता हुआ नजर आया। अब यही देखना है कि कल जब हम वापस लौटेंगे कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन किस तरह से बाजार ट्रेड करते हैं और क्या रहती है फाइनल क्लोजिंग। SBFC फाइनेंस के IPO का आज पहला दिन है। अब तक करीब ये पूरा भर चुका है। अनिल सिंघवी ने इसमें बड़ी लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। आइए सुनते हैं। पैसे लगाए और बड़े लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाए। बड़े लिस्टिंग गेन पहली चीज। प्रोमोटर्स बहुत ही बढ़िया, असीम ध्रुव साहब और महेश दयानी साहब, कल हमने बात करी थी। बिल्कुल गजब का एक्सपीरियंस है दोनों प्रोमोटर्स का और ये काम उनको आता है समझे, जिंदगी भर यही किया है ना। तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है लेकिन समझते। दूसरा है कि जो पूरे बिजनेस का फोकस है MSME पर रखा है और ये स्पेस जो है ना, जो कंट्री की ग्रोथ है ना, इसमें ज्यादा मजा यहाँ आएगा। अब क्या हो रहा है, बड़े कॉर्पोरेट्स है ना, वो तो ऑलरेडी कैश रिच है, वो इंटरनल अक्रूवल्स है, उनको बहुत ज्यादा लोन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जगह तो यहाँ है। तीसरी चीज, अभी तक का पिछले 3 साल का जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड DRHP में है वो मजबूत दिख रहा है। वैल्यूशन जो है वो रीजनेबल है, 3 से नीचे बुक वैल्यू पर है, 2.8 2.9 के आसपास बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। IPO आ रहा है, सो आई थिंक अपसाइड रखी है इन्होंने, तो थोड़ी अपसाइड और बनेगी। छोटी प्राइस का ही 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इशू पे पैसा बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। फिलहाल बड़े लिस्टिंग गेन के लिए मस्ट अप्लाई। सरकार ने लैपटॉप कंप्यूटर के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है और इसके चलते डिक्सन टेक में लगातार उछाल है। सरकार के इस कदम से किन कंपनियों पर असर होगा, जानते हैं अरमान से। देखिए, DGFT की तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन जारी होता हुआ दिखा है। इस नोटिफिकेशन में ये बताया जा रहा है कि अगर आप देखिए लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, पर्सनल कंप्यूटर्स या अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर और कुछ एक कैटेगरी के जो सर्वर्स हैं उसके इंपोर्ट पर वो जो है रेस्ट्रिक्शन लगाते हुए दिखे हैं। अब ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये अगर कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जिसमें R&D हुआ, टेस्टिंग हुआ, इवेल्युएशन हुआ, री एक्सपोर्ट हुआ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ही अगर आप देखें तो ये 20 आइटम्स की जो है छूट देते हुए गए। अदरवाइज यहाँ पर जो इन सभी के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट अगर पूरा का पूरा अगर आप ला रहे हैं तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगती हुई दिखी है। अब इससे किस कंपनियों को फायदा हो सकता है? सबसे पहली कंपनी आती है डिक्सन टेक को फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर आप बात करें कंपनी ग्लोबल प्लेयर के लिए ऑलरेडी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी ने IT के लिए जो PLI है वहां पर भी जो कंपनी है भाग लेती हुई दिखी है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी इनके लिए, क्योंकि जिस सर्वर के लिए रेस्ट्रिक्शन लगता हुआ दिखा है वो सर्वर जो है ये कंपनी बनाती है, तो हो सकता है इस कंपनी के लिए भी फायदा होता हुआ दिखे। अब नेगेटिव किसके लिए हो सकता है? तो थोड़ा नेगेटिव अगर आप उस हिसाब से देखें तो शायद रिलायंस के लिए हो सकता है, क्योंकि जो उन्होंने रिलायंस जो बुक जो टैबलेट जो वो लॉन्च करते हुए दिखे थे उसका इंपोर्ट जो है वो चीन से किया जाता है। और अब TVS इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशली बात करें तो उनके लिए जो क्लाइंट्स हैं, जिसमें आप HP बात कर लीजिए या फिर डेल कर लीजिए, ASUS कर लीजिए, वो इनके कस्टमर्स हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप बात करें ये इनकी जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है वो इनको प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि टोटल कितना जो है डेल ये इंडिया या फिर ये जो कंपनियां हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चर करती है, पर इसका अनुमान फिर भी इतना है कि लगभग 50% या उससे ज़्यादा जो है ये इंपोर्ट करते हुए दिखते हैं। तो इनके कस्टमर्स के लिए अगर थोड़ी दिक्कत होती है तो हो सकता है कि शायद इनके लिए भी थोड़ी दिक्कत आता हुआ दिखे। तो इसलिए फायदा हो सकता है डिक्सन टेक को, नेटवर्क टेक्नोलॉजी को, और थोड़ा नुकसान हो सकता है रिलायंस को, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स को।
हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद अब हालात को तेजी से काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नूंह हिंसा की जांच के लिए अलग अलग एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जो हिंसा के मामलों की जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। इस बीच हरियाणा सरकार ने केंद्र से 1 हफ्ते के लिए सीआरपीएफ की 5 और कंपनियां मांगी हैं। नूंह में हुई हिंसा की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 45 एफआईआर दर्ज की हैं। इस मामले में 139 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की है। ताजा हिंसा बिष्णुपुर जिले में हुई, जहां कुछ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हालत पर काबू पाने के लिए सेना और आरएएफ के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इसके साथ ही मणिपुर के इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई जो थी उसको वापस ले लिया गया है। एहतियात के तौर पर पूरे इम्फाल घाटी में रात के कर्फ्यू के अलावा दिन के दौरान भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब ज्ञानवापी में सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से भारत को दिए गए बातचीत के ऑफर पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत का रुख यही है कि हम सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आतंकवाद से मुक्त माहौल जरूरी है। बागची ने कहा कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता है, वो प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए नियमित तौर पर ऐसा करता रहता है, इसलिए माहौल पहले बनना जरूरी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की इच्छा जाहिर की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। भारत का पोजीशन आपको मालूम है, क्लियर है, कंसिस्टेंट रहा है, वेल नोन भी है कि हम पाकिस्तान के सहित के साथ अपनी सभी नेबर्स, सिर्फ पाकिस्तान क्यों बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक हैं इसके। पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस हॉस्टिलिटी ये हटना चाहिए और उससे फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो आतंक और शत्रुता मुक्त वातावरण ज़रूरी है और मैं इसको फिर दोहराना चाहूँगा। ये पोजीशन कोई नया नहीं है, हम बहुत बार कह चुके हैं और मैं उसे फिर से दोहराना चाहूँगा। मैंने जैसे कहा बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबर रिलेशंस चाहते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। 48 घंटे बाद यानी 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट में चला जाएगा, मगर चंद्रयान की लैंडिंग से पहले ही चांद पर पहुंचने की रेस शुरू हो गई है। आगे आगे चंद्रयान 3 है और पीछे पीछे रूस और अमेरिका भी चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की कोशिश में है। चंद्रयान 3 के बाद दुनिया में मून मिशन लॉन्च करने की रेस शुरू हो गई है। इस रेस को लीड कर रहा है हमारा चंद्रयान और इसके पीछे आ रहे हैं बड़े बड़े देश। भारत के साथ दुनिया के तमाम विकसित देश साउथ पोल में ही अपने ज्यादातर मून मिशंस प्लान कर रहे हैं। अगस्त के महीने में ही रूस अपने स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को चांद पर भेजने जा रहा है। खबरों के मुताबिक 10 से 12 अगस्त के बीच रूस अपने इस मिशन को लॉन्च कर देगा। रूस का आखिरी लूनर मिशन साल 1976 में शुरू हुआ था। अब 47 साल बाद एक बार फिर से रूस चांद पर अपना मिशन लॉन्च करने जा रहा है। स्पेस सेक्टर के कमबैक के लिए रूस ने चांद के उसी साउथ पोल को चुना जहां भारत जा रहा है। और सिर्फ यही मिशन नहीं, रूस के आने वाले कई स्पेस मिशन साउथ पोल में होने वाले हैं। चंद्रमा का साउथ पोल धरती के लोगों के लिए बेहद अहम है। उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र में फ्रोजन वाटर यानी जमा हुआ पानी मिल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका भी इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। अमेरिका के मून मिशन के लिए चंद्रयान 3 का सफल होना बेहद जरूरी है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो डेटा चंद्रयान भेजेगा उससे नासा को अपने मिशन में भी मदद मिलेगी। तो फिलहाल चंद्रमा के साउथ पोल की रेस दिलचस्प हो गई है। एक तरफ बड़े बड़े देशों के महंगे मिशन हैं, तो दूसरी तरफ कम बजट में ही इसरो साउथ पोल पर भारत की छाप छोड़ने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना डबल रोल में दिखाई देंगे। फिल्म में पूजा के अलावा आयुष्मान मेल कैरेक्टर के रूप में भी दिखाई देंगे। ड्रीम गर्ल 2 2019 में आई फिल्म ड्रीम गर्ल का सीक्वल है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे, अन्नू कपूर, परेश रावल, असरानी, मनजोत सिंह और विजय राज भी दिखेंगे। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म 25 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी। राज शांडिल फिल्म के डायरेक्टर हैं। गदर 2 को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में 10 बदलाव करने का सुझाव दिया है। फिल्म में दंगे के दौरान दंगाइयों द्वारा लगाए जाने वाले नारों को फिल्म से हटा दिया गया है और फिल्म के सबटाइटल्स में भी इन नारों को जगह नहीं दी गई है। वहीं इस फिल्म में तिरंगे की जगह अब झंडे शब्द को सुनाई देंगे और 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही गदर 2 और ओ माय गॉड 2 के बीच होने वाली बॉक्स ऑफिस की टक्कर में बाजी किसके हाथ लगती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रणवीर सिंह, आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीती रात फिल्म के निर्देशक करण जौहर, अभिनेता रणवीर सिंह और आलिया फैंस के साथ रॉकी और रानी देखने पहुंचे। बाद में तीनों ने मुंबई स्थित पीवीआर थिएटर के बाहर पैपराजी के लिए पोज दिए, जहां रणवीर ने आलिया को मजाक में धक्का दे दिया। अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया जल्द ही फिल्म जेलर में रजनीकांत के साथ दिखाई देंगी। दरअसल फिल्म में 33 साल की तमन्ना ने 72 साल के रजनीकांत के साथ काम किया है। दोनों के बीच 39 साल का एज गैप है। इस एज गैप पर तमन्ना का कहना है कि वो 60 साल की उम्र में भी डांस नंबर करने को तैयार रहेंगी, ठीक उसी तरह जैसे टॉम क्रूज 60 साल की उम्र में भी अपने स्टंट्स खुद करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार हैं और ये फिल्म इस साल 10 अगस्त को रिलीज होगी। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZEE India 360 पर अपनी राय जरूर दें।